प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो 4 कालखंड हैं हिंदी साहित्य के, या जिन 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है, क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में से 2 कालखंडों के नामकरण के प्रति विद्वानों के विचार कुछ भिन्न हैं। और जो भिन्नता है वह कई बार प्रवृत्तियों को लेकर के और साहित्यिक कृतियों की प्रचुरता को लेकर के है। इससे पहले हम आदिकाल के नामकरण की समस्या के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को जब नामकरण के दौर से गुजरना पड़ा तो उसमें क्या क्या समस्याएं आई। विद्वानों ने भाषा के स्तर पर और साहित्यिक कृतियों की प्रचुरता के स्तर पर किस प्रकार से विभिन्न नामों का उत्पादन किया या प्रस्तुत किया, और विभिन्न तर्कों के माध्यम से आज हम किस नाम को सर्वाधिक स्वीकृत मानते हैं। हमने उस कक्षा में विभिन्न तर्कों और विचारों का सांगोपांग अध्ययन करते हुए यह समझा था, या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमें फिलहाल हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम से व्यवहृत करना चाहिए। भक्ति काल के नामकरण के संदर्भ में कोई समस्या नहीं है। सभी विद्वान पूरी तरीके से उस कालखंड को भक्ति काल ही नाम देते हैं या कहते हैं। इसी प्रकार से आधुनिक काल के नामकरण के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच में जो कालखंड आता है, लगभग 200 वर्षों का कालखंड, उस कालखंड की साहित्यिक रचनाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर विविध नाम विद्वानों ने सुझाए। और आप पाएंगे कि सामान्य तौर पर जब विद्यार्थी उस काल की चर्चा करते हैं तो कुछ अलग अलग नामों की भी चर्चा करते हैं। यानी बिल्कुल सुस्पष्ट तौर पर कोई एक ही नाम बोल दिया जाए, यह नहीं कहा जाता है। मोटे तौर पर 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और वही 2 नाम हम उपयोग में लाते हैं। पहला नाम है श्रृंगार काल और दूसरा नाम है रीतिकाल। दरअसल इस कालखंड के लिए जो साहित्यिक रचनाएं मिली, उनकी उपादेयता जो भी थी, और उन रचनाओं में जो प्रवृत्ति थी, जो उन रचनाओं की दिशा थी, उसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने कुछ नाम सुझाए। और उन विभिन्न नामों में से 2 नाम सबसे ज्यादा प्रमुख हैं और आज लगभग सर्वस्वीकृत है। 2 नाम ये हैं, श्रृंगार काल और रीतिकाल। कुछ अन्य विद्वानों के विचार अगर आप समझें या सुने तो पाएंगे कि मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। अगर हम चर्चा करें कि कुछ प्रमुख विद्वानों ने क्या क्या कहा है, वह भी आपको जानना चाहिए। तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने दोनों नामों का आसरा लिया है
और क्या तर्क थे उनके, वह भी अभी हम समझते हैं। और डॉक्टर रसाल ने इसे कला काल कहा है। ये जो चार नाम हमारे सामने हैं मुख्य तौर पर, इन चार नामों में से मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तावित अलंकृत काल और डॉक्टर रसाल द्वारा प्रस्तावित कला काल, ये दोनों नाम सामान्यतः लोक स्वीकृत नहीं। लोक स्वीकृत दो नाम है। पहला नाम है श्रृंगार काल। यह नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत किया था, हमने अभी जाना। यह जो नाम है श्रृंगार काल, यह वास्तव में समूची रचनाओं के भीतर जो काव्य वैभव है और जो उनकी रसात्मक प्रवृत्ति है, उसको धारण करके दिया हुआ नाम है। आप पाएंगे, अगर श्रृंगार काल नाम पर विचार करें तो आप पाएंगे कि इसमें व्यापकता भी है और सार्थकता भी है। और इस व्यापकता और सार्थकता को आचार्य शुक्ल भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अब आप ध्यान दें कि कोई रस की प्रधानता के आधार पर श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यानी शुक्ल जी ने कोई आपत्ति उस ढंग की दर्ज नहीं कराई, बल्कि उन्होंने एक तरीके से श्रृंगार काल जो नामकरण था उसे भी अपनी सहमति प्रदान की। और इसी के साथ साथ शुक्ल जी ने एक दूसरा नाम भी प्रस्तावित किया, और वह नाम भी रचनाओं की प्रवृत्ति को लेकर था। और जो मूल अभिधान था उस साहित्य का, उन 200 वर्षों के साहित्य का, उस मूल अभिधान को चिन्हित किया। आप सभी जानते हैं कि जब हम रीतिकालीन साहित्य का बंटवारा करते हैं, जैसे भक्तिकालीन साहित्य का बंटवारा करते हैं, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति को कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, वैसे ही जब रीतिकालीन साहित्य का बंटवारा करते हैं तो हम इसी रीतिगत प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं, यानी रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। यही तीन मुख्य बंटवारे हैं रीतिकालीन साहित्य के। श्रृंगार के आधार पर इस प्रकार का वर्गीकरण सामान्यतः नहीं किया जाता है। जब हमसे पूछा जाता है कि किस प्रकार की रचनाएं रीतिकाल के दौरान प्राप्त होती हैं, तब हम कहते हैं अलग अलग कवियों का आसरा लेकर के कि फला फला कवि ने श्रृंगारिक रचनाएं की हैं और फला फला कवि ने वीर रसोचित रचनाएं की हैं। जैसे भूषण को अगर आप पढ़ें तो भूषण में वीरता का प्राधान्य है और श्रृंगार उस वीर रस के सम्मुख थोड़ा सा किंचित गौड़ हो जाता है। अन्य रचनाएं भी हैं, भक्ति रस से भी आप्लावित रचनाएं हैं, वात्सल्य रस से भी आप्लावित रचनाएं हैं, लेकिन यदि आप रस के वैभव को देखेंगे तो प्रमुखता श्रृंगार रस को ही प्राप्त है। प्रचुरता के स्तर पर भी, क्योंकि भूषण जैसे कवि कम है, भूषण महत्वपूर्ण है, उनकी कविता महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों पर कविताएं रची, दो बहुत प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों पर कविताएं रची, छत्रसाल और शिवाजी। लेकिन ऐसे वीरतापूर्ण ओजस्वी कवियों की संख्या रीतिकाल में या श्रृंगार काल में कम है। इस प्रकार से यदि आप दोनों नामों को देखें तो आप पाएंगे कि दोनों नाम अपने अपने स्वरूप निर्धारण में उचित प्रतीत होते हैं।
श्रृंगार काल, जो शुक्ल जी का तर्क है वह बिल्कुल सही है कि रस की प्रधानता के आधार पर, क्योंकि प्रवृत्ति का निर्धारण तो वहां से भी हो रहा है, लिहाजा शुक्ल जी के ही तर्क के हिसाब से रस की प्रधानता के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है वह रीति बद्धता, रीति सिद्धता और रीति से मुक्ति की कामना। ढेल सो बनाए आए मेलहत सभा के बीच, लोगन कबित्त की वो खेल कर जानो। एक तरीके से रीति से मुक्तता की जो कामना है वह श्रृंगार से मुक्त होने की कामना नहीं है। जैसे घनानंद अगर रीति मुक्त कवि हैं तो वे श्रृंगार से मुक्त नहीं हो रहे हैं, वे नहीं कह रहे हैं कि हम श्रृंगार से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वे जो मुक्ति की कामना है, जो प्रबलता है, वह रीति से है। रीति बड़ा केंद्रीय तत्व है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानप बाक नहीं। या आप वह कविता याद कीजिए कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ढेल सो बनाए आए मेलहत सभा के बीच, लोगन कबित्त की वो खेल करी जानो। अब यह जो सोर्स है रीति काल का या श्रृंगार काल का, इसका सोर्स भी दरअसल भक्ति काव्य में ही छिपा हुआ है। रीति काल कोई अलग से साहित्यिक आंदोलन के तौर पर प्रकट नहीं हुआ। रीति काल वास्तव में भक्ति काव्य से ही एक विशिष्ट निदर्शन को देखते हुए या उसे अपनाते हुए उपजता है। उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन यहाँ सामान्य तौर पर यह समझिए कि जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसमें गोपियों और कृष्ण के प्रेम का विशद वर्णन था। उस प्रेममय वर्णन में भक्ति का तारतम्य था, तन्मयता थी, लेकिन कहीं न कहीं श्रृंगारिकता थी। और धीरे धीरे काल के प्रभाव से वह भक्ति रस की तन्मयता क्षीण होती गई और श्रृंगार में डूबने की प्रवृत्ति प्रबल होती गई। आपको फिर से कविता याद दिलाऊंगा कि आगे के सुकबीरीज हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरौ को बहानो है। तो ये जो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है और कविताई से रिझाने की जो प्रवृत्ति है वह रीति के माध्यम से प्रबल होती है, क्योंकि केवल श्रृंगार वर्णन, केवल कोई सुंदर है या कोई किसी से प्रेम करता है इसका वर्णन प्रबल नहीं रहा, बल्कि उस सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जाए और सौंदर्य का जो एक एक छोटे छोटे वर्गीकृत वर्णन है उन्हें कैसे साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया जाए। कि इस जगह पे ध्यान रखिएगा, आश्रय दाता प्रसन्न हो। आपको मैं फिर से आदिकाल की ओर ले जाता हूं। आदिकाल में 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के आसपास से जो प्रबल रचनाएं मिलती हैं या मुख्य प्रवृत्ति के तौर पर रचनाएं मिलती हैं, उनमें चारण काव्य या जो दरबारी काव्य है, राजाओं के दरबार में बैठे हुए प्रशस्ति गान करने वाले कवियों का काव्य है, वह प्रबल हो उठता है। उसी प्रबलता में वीर गाथा का जन्म होता है। हमारा राजा कैसे, अब आप एक बार फिर से शुक्ल जी
के मंतव्य को अगर याद करें तो शुक्ल जी ने कहा था कि मुसलमानों के हमले होने लगे थे और उस हमले के दौरान एक प्रतिरोध भी विकसित हो रहा था। वह जो वीर गाथात्मक कृतियां हैं वे उस हमले के बचाव में खुद को बचाने, अपनी जनता को बचाने, अपने राज्य, अपने पौरुष, अपने परंपरागत गौरव को बचाने का वीराख्यान है, वीरोचित आख्यान है। उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश भी शामिल हैं। बहुत बाद में किस धारणा, किस मनोमस्तिष्क भावना से वे प्रक्षिप्त अंश उसमें ठूंस दिए गए या डाल दिए गए, जानबूझकर डाले गए, या सामान्य जनमानस के मुख से गुजरते हुए वे स्वतः ही प्रकट हो गए, यह एक अलग विचार का मुद्दा है। लेकिन वहां पर दरबार के कवियों की उपस्थिति प्रभावी होती है। जब भक्ति काल में कविता आती है तो भक्ति काल के उद्भव की व्याख्या आप रामचंद्र शुक्ल की ही याद करें यदि, हालांकि उसके बहुत सारे विचारवान तर्क हैं और मुख्य तौर पर हम दो तर्कों को पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अगर हमने आपसे पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि इतिहास दृष्टि सबसे ज्यादा परिपुष्ट रामचंद्र शुक्ल में ही है। उनके भीतर कहीं भी इतिहास दृष्टि का विचलन आपको नहीं मिलेगा। तो शुक्ल जी वहां पर एक बार फिर से इस्लामिक आक्रमण को ही आधार बनाते हैं और यह मानते हैं कि जो पराजित जनता है और जो हारा हुआ राजा है उसके सम्मुख जो हतदर्प जाति है, पूरी जाति हतदर्प हो चुकी है, एक हतदर्प जाति के सम्मुख भगवान की भक्ति और करुणा के मार्ग में अपना ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता ही शेष नहीं था। तो वहां पर साहित्य संतों की कुटिया में पहुंच गया और राज सत्ता का गौरव क्षीण सा हो गया। वहां पर राजा ईश्वर ही मान लिया गया, ईश्वर को ही अपना राजा मान लिया गया। तुलसीदास की वह कविता है ना कि अब क्या तुलसी होंगे नर के मनसबदार, और कुंभन दास की वह कविता याद कीजिए कि संतन सो कहा सीकरी सो काम है, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम है। सत्ता को जूती की नोक पे, जूते का तल्ला टूट गया, उससे भी कम वरीयता दी उन कवियों ने। वे कवि राज दरबार के कवि नहीं थे, कुटिया में मड़िया में बैठ करके कविताएं रच रहे थे और एक खास किस्म का जन जागरण कर रहे थे अपनी भक्ति के माध्यम से। उसकी भी चर्चा हम अलग से करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समाज स्थायी होने लगा। उसी जो भी परिस्थितियां बनी उसी में जनजीवन ने अपने आप को ढालना शुरू किया। जो राजा बने, जो नवाब बने, जो सामंत आए, उन सभी ने अपने आप को युद्ध से थोड़ा सा विलग किया और उस युद्ध से विलग करके अपने आप को दरबार और खास तरीके की विलासिता में झोंक दिया। यह जो रीतिकालीन साहित्य है वह उसी ऐसे ही दरबारों के भीतर बैठे हुए कवियों द्वारा रचा हुआ काव्य है। अब यह नहीं कह सकते हैं कि सारे कवि राज दरबारी ही थे, लेकिन आप अगर कवियों की गणना करें, एक तो रीतिकाल में कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, भक्ति काल की तुलना में रीतिकाल में ढेर सारे कवि आए, लेकिन यदि उन कवियों की गणना करें तो आप पाएंगे कि ज्यादातर कवि दरबारी कवि हैं, किसी न किसी राजा के दरबार में ही आश्रय पाते हैं। जैसे
आप जितने प्रमुख कवि हैं उनको देख लें। केशवदास ओरछा दरबार में, प्रताप सिंह चरखारी में, बिहारी जयपुर राज दरबार में आमेर में, मतीराम बूदी राज दरबार में, भूषण पन्ना राज दरबार में, चिंतामणि नागपुर में, देव पिहानी में, भिखारी दास अवध क्षेत्र के प्रतापगढ़ रियासत में, रघुनाथ काशी दरबार में, बेनी किशनगढ़ में, गंग दिल्ली दरबार में, टीकाराम बड़ौदा में, ग्वाल पंजाब में, चंद्रशेखर पटियाला में, कुलपति मिश्र जयपुर में, निवाज पन्ना में, रतन कवि श्रीनगर गढ़वाल में, सुरति मिश्र दिल्ली में, ऐसे करके जितने, जैसे गुमान मिश्र पिहानी में, महाराजा जसवंत सिंह खुद ही राजा हैं और तिरवा में, भगवंत राय भूपति रसनिधि दतिया नरेश के यहाँ, दतिया के जमींदार के यहाँ, महाराज विश्वनाथ या द्विजदेव स्वयं राजा हैं, महाराज मान सिंह द्विजदेव। तो ये जो प्रमुख कवि हैं वे राज दरबार में ही मौजूद हैं। और जो रीति मुक्त हैं जैसे घनानंद भी राज दरबार में ही है। ये बात अलग है कि मोहम्मद शाह थोड़ा दुखी हो जाता है, उनको दरबार से निकाल देता है, मीर मुंशी के पद से हटा देता है, मथुरा जाकर रहने लगते हैं। लेकिन जीवन के आरंभिक दौर में वे भी राज दरबार से ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि जो रीतिकालीन कविता का अधिकांश हिस्सा है वह दरबारी काव्य के रूप में ही प्रस्तुत होता है। और दरबार में कला की बारीकियां बहुत महत्वपूर्ण थी। बैठ के कला के एक एक गुण, नायिका के नख से लेकर के शिख तक क्या वर्णन किया जाए, कैसे वर्णन किया जाए, और कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ क्या क्या कितनी मात्रा में कहना है, कैसे कैसे कहना है, कितने नायिका भेद हैं, कितने नायक भेद हैं। इस तरीके के विशाल प्रपंच की रचना करते हुए एक ग्रंथ रचे गए। बाकायदा ये बताने के लिए ग्रंथ रचे गए जिनको आप लक्षण ग्रंथ कहते हैं। उन लक्षण ग्रंथों में कविता कैसे लिखी जाए इसकी ट्रेनिंग का कोर्स छिपा हुआ था। पूरा का पूरा एक कोर्स संचालित हो रहा था और अलग अलग कवियों द्वारा। और यह भी ध्यान दीजिए, शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि संस्कृत साहित्य में जो लक्षण ग्रंथ थे उन लक्षणों को तो लिया ही, कई बार उन लक्षणों को बदल डाला या नए लक्षणों को उत्पन्न किया, नए लक्षणों की खोज की। इसलिए उसे हूबहू संस्कृत साहित्य का अनुगामी नहीं कहा जा सकता। हिंदी का रीतिकाल बेहद मौलिक काल है, उसका आप विरोध करें, उसका आप समर्थन करें, यह बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वह रीतिकाल उससे प्रेरित होता है। संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ हैं और जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उनका जो वर्णन है उससे प्रेरित अवश्य होता है। लेकिन वह रीतियों का निर्धारण, कविता कैसे रचें, इसका निर्धारण बहुधा बेहद मौलिक ढंग से और हिंदी की मूल प्रवृत्ति के भीतर ही करता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ये दोनों नाम अत्यंत प्रमुख हैं और इन दोनों नामों का यानी श्रृंगार काल और रीतिकाल, इन दोनों नामों का उपयोग हम जरूरत के हिसाब से और साथ साथ भी कर सकते हैं। इन दोनों नामों की प्रवृत्ति यद्यपि अलग है या रुझान यद्यपि अलग है, लेकिन इन दोनों नामों को प्रमुखता से ही वर्णन किया जाता है, प्रमुखता से अपनाया जाता है। और आप यह भी देखेंगे कि कोई शिक्षक हो या कोई विद्यार्थी हो या परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र बनाया जाए, आपके सामने कोई प्रश्न आए, तो हर जगह पे आपको इन दोनों नामों का समान व्यवहार देखने को मिलेगा। यही इकलौता चारों कालों में
यही इकलौता कालखंड है जिसके 2 नाम स्वीकृत किए गए हैं और किसी के लिए नहीं। और वीर गाथा काल कहेंगे तो उस पर आपत्ति आ जाएगी। आप भक्ति काल को कोई भी और नाम कहें तो लोग हंस पड़ेंगे, आधुनिक काल को कोई और नाम कहें तो लोग उसको सुनेंगे ही नहीं शायद। लेकिन रीति काल के संदर्भ में ये दोनों नाम स्वीकृत है। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।